ओके, सो हमारा टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स चल रहा था। ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हमने कवर कर लिए थे थर्मोडायनेमिक्स में। सो थर्मोडायनेमिक्स में हमने मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस कवर कर ली थी। मतलब प्रोसेसेस इन द सेंस, अगर हम फेमस प्रोसेसेस की बात करें तो हमारी फेमस प्रोसेसेस क्या थी? स्टार्ट से अगर बात करें हम थर्मोडायनेमिक्स में डिफरेंट प्रोसेसेस की बात करें, सो आइसोबारिक, फिर पहले हमने आइसोकोरिक डिस्कस की थी। एक्चुअल पहले हमने कौन सी डिस्कस की थी? आइसोकोरिक, देन आइसोकोरिक के बाद आइसोबारिक, देन isothermal, या थर्ड आइसोथर्मल, देन adiabatic, adiabatic, and then final polytropic. तो अगर हम इन पे ध्यान दें तो हमें इन पे, बिकॉज मैंने बताया कि हमें थर्मोडायनेमिक्स देखना है, सो केटीजी के पैरामीटर भी आ सकते हैं और थर्मोडायनेमिक के पैरामीटर भी आ सकते हैं। तो हम बेसिकली ज्यादा फोकस करेंगे किसमें? थर्मोडायनेमिक के पैरामीटर्स में। कि यार अगर ये आइसोबारिक है तो इसमें क्या सिचुएशन है कि पी क्या आएगा? कांस्टेंट। पी आएगा कांस्टेंट। तो हम बाकी सारी कैलकुलेशन कैसे करेंगे अगर वो आइसोबारिक प्रोसेस है? तो आइसोबारिक प्रोसेस में हमें क्या चीज पता होता है, बताएं? सबके फॉर्मूले हमें यहाँ पर देखने हैं। आइसोकोरिक है, वी कांस्टेंट होगा ना? आइसोकोरिक है, वी कांस्टेंट है। सो वी कांस्टेंट रहेगा तो सबसे पहले काम की चीज पता चल जाती है कि डब्ल्यू क्या रहेगा इसका? जीरो। जीरो। डेल्टा यू अगर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? एन सी वी डेल्टा टी से। और अगर हमें क्यू निकालना है तो वो भी कैसे निकाल सकते हैं? सेम, क्यू इज इक्वल टू आ जाता है डेल्टा यू, तो सेम सॉल्व कर सकते हैं एन सी वी डेल्टा टी से। आइसोबारिक की बात करें, पी कांस्टेंट है तो क्या वर्क डन जीरो होगा क्या? नहीं। सो वर्क डन सॉल्व करते हैं पी इंटू डेल्टा वी से। और बिकॉज पी कांस्टेंट है तो पी इंटू डेल्टा वी को और क्या लिख सकते हैं? एनआर डेल्टा टी। एनआर डेल्टा टी। ठीक है, तो ये चीज हम कर सकते हैं। डेल्टा यू का कोई फॉर्मूला चेंज होगा क्या? नो सर। नहीं। तो डेल्टा यू का क्या रहेगा? वही एन सी वी डेल्टा टी। लेकिन क्यू का क्या फॉर्मूला यूज करेंगे अब? एनसीपी डेल्टा टी। ठीक है, सो इस तरीके से अपन अप्रोच कर सकते हैं, इसमें चीजों को ध्यान दे सकते हैं। फिर आइसोथर्मल, टी क्या है? कांस्टेंट। तो टी अगर कांस्टेंट है तो फिर क्या चीज यहाँ पर सबसे पहले जीरो होगी? डेल्टा यू। तो यहाँ पर काम की बात हो जाती है, डेल्टा यू जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला एकदम नया आ जाता है जो कि किसके इक्वल होता है? क्यू के इक्वल होता है। और फॉर्मूला क्या आ जाता है वर्क डन का? एन आर टी एल एन V2 by V1। ठीक है, तो ये सिंपल वे पे आ जाता है। तो ये हमें याद रहना चाहिए, याद रहेगा तभी पॉसिबिलिटी है। ओके, एडियाबैटिक की खास बात क्या होती है? क्यू जीरो हो जाता है और यहाँ पर एक टर्म डिफाइन होता है पी वी टू दी पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर क्या टर्म सबसे पहले आता है? क्यू जीरो हो जाता है। बाकी अगर हमें सॉल्व करना पड़े तो हमें पता चलता है कि जो W है या फिर डेल्टा यू है वो क्या हो जाता है? माइनस ऑफ वर्क डन। और W का फॉर्मूला हम याद कर लेते हैं। W का फॉर्मूला क्या हो जाता है? P1 V1 माइनस V2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। तो ये मेन चीजें हैं। ये सिर्फ मैं किसकी बात कर रहा हूँ? थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बट हम सिर्फ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर पे टारगेट कर रहे हैं अभी आज की रिवीजन कि थर्मोडायनेमिक पैरामीटर कैसे चेंज होंगे। पॉलीट्रॉपिक में पी वी टू दी पावर समथिंग हो सकता है। क्या इसमें क्यू जीरो होगा क्या? नहीं, क्यू जीरो नहीं होगा। तो ये ध्यान देना है कि क्यू का फॉर्मूला फिर क्या यूज करेंगे? एन सी
डेल्टा टी, और सी हमें पता होना चाहिए कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का सी कैसे निकाल सकते हैं। तो सी कैसे निकाल सकते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का? सी वी माइनस आर अपॉन M एम minus. माइनस 1, या फिर मैंने पहले भी लिखा है, कभी कभी हमें ऐसा याद रहता है, सी वी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एम। आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहे जैसे यूज करना चाहें। क्यू हो गया, उसके बाद डेल्टा यू का क्या होगा? तो डेल्टा यू को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसका फॉर्मूला हमेशा क्या रहता है? NCU एनसीवी। delta. ठीक है, और डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या आ जाता है यहाँ पर? P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1 की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाता है? M minus 1. M-1 ठीक है, तो ये हमारा पूरा पॉइंट था कि किस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं चीजों को। क्लियर यार? ठीक है, तो आप U के बारे में ध्यान दें, U को मेन टारगेट कर सकते हैं कि U हमारा मेन क्या है सारे प्रोसेसेस में। सो U का कभी भी फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, ये थोड़ा सा आप ध्यान दें इस चीज को। सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फाइंड करने का जो पैटर्न है वो बदल जाता है। क्लियर? यार बताए, ये पार्ट सबको समझ में आ गया? ये जो सेक्शन अभी हमने रिवाइज किया इसे? ठीक है, चले तो आज क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे हम। डिफरेंट प्रोसेसेस यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए हैं, इन पे ही हम आगे काफी डिटेल में बातें करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले एक प्रोसेस मैंने कल बताया था कि एक हमारा प्रोसेस इन डिटेल बाकी है अभी। कौन सा नंबर? साइक्लिक प्रोसेस। ओके, ये कोई अलग से कोई प्रोसेस नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा लर्न करने की जरूरत है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल प्रोसेसेस। क्लियर? साइक्लिक प्रोसेस क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ multiple processes which will bring the system in its original state always। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि इनिशियल स्टेट ही क्या बन जाएगी उसकी? फाइनल स्टेट। सो इनिशियल स्टेट, स्टेट मतलब यहाँ पर कौन सी चीज है? इनिशियल स्टेट मतलब P V T, ये सारी चीजें क्या बन जाएंगी? फाइनल स्टेट। ये दोनों क्या होंगी? सेम होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा तभी पॉसिबल है कि PVT किसी भी डायग्राम में वो क्या करे वापस आ जाए। मतलब मैं कोई सा भी ग्राफ बना दूं, फर्क नहीं पड़ता मैं कौन सा ग्राफ बना रहा हूं। मैं सपोज P वर्सेस T ग्राफ बना रहा हूं, या फिर T वर्सेस V ग्राफ बना रहा हूं, या फिर P वर्सेस V ग्राफ बना रहा हूं, कोई सा भी ग्राफ बना रहा हूं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। पॉइंट ये है कि लेट से वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो उससे रिटर्न होके वो लेट से पहले यहाँ तक गया, फिर वापस अगर यहीं पर आ गया, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। तो इसका मतलब एरो, ये एरो बता रहा है कि पहले वो आगे गया, A to B गया, और फिर वो वापस रिटर्न आ गया B to A। ठीक, अच्छा अब एक चीज ध्यान देना, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब साइकिल नहीं होता है, इट कैन बी एनी शेप। सो ये याद रखना है, साइक्लिक does not mean a circular curve. Okay, the curve can be of any shape,
So the curve might be of different shape. So फिर कंडीशन क्या रहनी चाहिए? कंडीशन ये रहनी चाहिए, साइक्लिक मतलब ये इट शुड बी क्लोज्ड, मतलब पूरा कंप्लीट होना चाहिए, दैट्स इट। फर्क नहीं पड़ता है कि वो कैसा कर्व है। So the curve might be of different shape, but it has to be closed. So closed loop होना चाहिए, मतलब चले इस वाले ग्राफ में देख लेते हैं। सपोज हमने यहाँ से स्टार्ट किया, मे बी हम स्ट्रेट लाइन से गए, मे बी फिर हम ऐसे स्ट्रेट लाइन से गए, बट रिटर्न कैसे आ गए? किसी कर्व के थ्रू आ गए। ये हुआ ए बी सी। अभी क्या हुआ? ए से स्टार्ट किया हमने, बी पर गए, सी पर गए स्ट्रेट लाइन के थ्रू, लेकिन रिटर्न कैसे है? कर्व से। क्या इसमें कोई सर्किल बना है क्या? नहीं, बट प्रोसेस साइक्लिक है। प्रोसेस साइक्लिक होने का मतलब क्या है? इट शुड बी अ क्लोज लूप। यार क्लियर समझ आया सबको? साइक्लिक प्रोसेस समझ आया? फर्क नहीं पड़ता कि किस पैरामीटर का ग्राफ है। ये ए से स्टार्ट हुआ, बी पर गया, देन सी पर गया, देन रिटर्न ए पर आ गया। बताए साइक्लिक प्रोसेस का एसेंस समझ आया सबको? क्या होना चाहिए साइक्लिक प्रोसेस मतलब? यार बताएं, साइक्लिक प्रोसेस मतलब क्या रहना चाहिए? Closed loop. क्लोज लूप होना चाहिए, बस ये हमारा मेन टारगेट है। ठीक, तो अब हमें क्या चाहिए? अब हमें थर्मोडायनेमिक पैरामीटर चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले अगर हमें केटीजी पैरामीटर चाहिए इन साइक्लिक प्रोसेस, सपोज हमें पैरामीटर चाहिए, हमने ये ग्राफ दे दिया आपको, ठीक है, मैंने ये ग्राफ दे दिया, ये ग्राफ कुछ ऐसे बना हुआ है। तो ये क्या है? साइक्लिक प्रोसेस है, ए बी सी, और मान लेते हैं ये ग्राफ क्या है? टी वर्सेस पी। ये ग्राफ क्या है? टी वर्सेस पी। तो सबसे पहले आपको वैल्यूज दी होंगी, मान लेते हैं ये क्या है? P1 है, और ये P2, और ये T2, और ये T1। ठीक है, ये वैल्यूज आपको ऐसे दी हुई है। तो सबसे पहले तो आपको अदर पैरामीटर्स फाइंड करना चाहिए, जैसे ग्राफ किसका है? ग्राफ किसका है? T एंड P। सो देन हाउ टू फाइंड V? तो बताएं V कैसे फाइंड करेंगे? स्लोप से। नहीं, स्लोप वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। ये तीन पैरामीटर को रिलेट करने वाली एक ही इक्वेशन है, क्या? V equal to nRT. यस। सो इसका मतलब अगर हमें चाहिए क्या? वॉल्यूम एट ए। क्या? वॉल्यूम एट ए। तो आपको सिर्फ क्या करना होगा, यहाँ पर मैं आगे लिख देता हूँ, ऑलवेज यूज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, दैट्स इट। सो इसका मतलब वॉल्यूम क्या आ जाएगा बताओ? वॉल्यूम एट ए, ये आ जाएगा क्या? एन आर टी एट ए अपॉन पी एट ए। तो ये एकदम फास्ट आपको माइंड में होना चाहिए तुरंत। क्या आंसर आ जाएगा इसका? मतलब एन आर टी वन बाई पी वन। कोई डाउट क्या? ए पॉइंट का। चले बी पॉइंट के लिए अगर बात करें, वॉल्यूम एट बी, तो ये क्या आ जाएगा? एन आर टी बी nRT1 P। हाँ, पी बी। तो यार ये थोड़ा सा इसको ध्यान देते जाएंगे, एन आर और बी पर टेम्परेचर क्या? T1, बट प्रेशर बदल गया है, क्या हो गया? P1 P2। P2 हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर हम देखें तो वॉल्यूम एट सी क्या हो जाएगा? सेम, एन आर टी सी अपॉन पी सी। सो वैल्यूज देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? एन आर सी पॉइंट पे देखें तो वो T2 पे पहुंच गया है, सो T2 अपॉन P2। तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना आना चाहिए साइक्लिक प्रोसेस में? अदर पैरामीटर्स। क्लियर है ये?
यार बताएं ये क्लियर है? Yes, sir. ओके, लेट्स से मैं दूसरा ग्राफ बना देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू फाइंड अदर पैरामीटर्स। ओके, नेक्स्ट सपोज मैंने ग्राफ बना दिया, कौन सा? पी वी ग्राफ। ओके, पी वी ग्राफ बना दिया कुछ इस तरीके का। ये पीवी ग्राफ हो गया हमारा। तो देखें पॉइंट्स लोकेट कर देते हैं, ये ए बी एंड सी। सेम चीज अभी वैल्यूज दे देते हैं, कुछ यहाँ पर है वी नॉट, यहाँ पर है 3 वी नॉट, यहाँ पर है कुछ पी नॉट और यहाँ पर है कुछ 5 पी नॉट। चले, अब हमें क्या फाइंड करना है? सेम ग्राफ क्या है ये? PV. पीवी ग्राफ, पीवी ग्राफ। PV graph. तो इसका मतलब कौन सी चीज फाइंड करेंगे फिर हम यहाँ से? Temperature. यस, फ्रॉम पीवी ग्राफ हाउ टू फाइंड टी, टेम्परेचर। सो कुछ भी नहीं करना, हमेशा अगर पैरामीटर कभी भी फाइंड करना है तो क्या टारगेट करना है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये बिल्कुल समझ के रखना है, ये बार बार अभी बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इसमें। तो यार हमें टी फाइंड करना है, तो टी क्या हो जाएगा? टी एट ए इट विल बी पी ए वी ए अपॉन एन आर। कोई डाउट क्या किसी को? सो क्या आ जाएगा यहाँ पर? पी नॉट वी नॉट बाई एन आर। क्लियर? ये हो गया क्या? टी एट ए। टी एट बी देखें, ये क्या हो जाएगा फिर? सिंपल, टी एट बी वी एट बी अपॉन एन आर। अब वैल्यूज चेक करें, बी पर प्रेशर कितना है? पी नॉट, लेकिन वॉल्यूम कितना हो गया? 3 V naught. 3 वी नॉट अपॉन एन आर। तो आंसर कैसा दिखेगा? 3 पी नॉट वी नॉट अपॉन एन आर। बताए किसी को डाउट क्या है इसमें? यार बताएं किसी को डाउट क्या? अब ये क्यों हम ऐसा फाइंड कर रहे हैं, ये हम क्यों अदर पैरामीटर फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप फॉर्मूले में ऊपर जाए, देखें यहाँ पर, देखें तो देखो टारगेट करो कि डेल्टा टी हर जगह पर जरूरत होती है। दिख रहा है ना यार? सबको दिखा? हर जगह पर किसकी जरूरत होती है? Delta T. डेल्टा टी। तो डेल्टा टी इंपॉर्टेंट होता है। फिर वर्क डन फाइंड करने के लिए कभी कभी किसकी जरूरत पड़ जाती है? डेल्टा वी की भी। W. हाँ, तो इसलिए आपको हैबिट में रखना है कि अदर पैरामीटर कैसे निकालना है और तुरंत सॉल्व करना है। और पता है एग्जाम में ये लिखने नहीं होते हैं, ये तुरंत माइंड में रहना चाहिए कि इसका टी कितना आएगा? 3 टाइम्स। समझ रहे हो? कुछ ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, इसे मान लेते हैं कितना? टी नॉट। तो इसका मतलब इसका कितना आ जाएगा टेम्परेचर? 3 टी नॉट। यार ये क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत हेल्प करता है ये आइडिया। क्लियरिटी है सबको? सो पी ए सॉरी पी सी वी सी अपॉन एन आर। देखें सी का प्रेशर कितना है? क्वेश्चन में गिवन है 5 पी नॉट इंटू वॉल्यूम कितना है? 3 वी नॉट। देखें सी पॉइंट, प्रेशर कितना है? 5 पी नॉट एंड वॉल्यूम कितना है? 3 वी नॉट। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया अपॉन एन आर। तो ये टोटल कितना आ गया? 15 पी नॉट वी नॉट बाई एन आर। तो देख रहे हो टेम्परेचर कितना ज्यादा बढ़ गया? 15 टी नॉट। इसका मतलब इस फिगर में देख रहे हैं, इस फिगर में प्रोसेस ए टू बी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही? ए टू बी बताएं। इंटरनल बढ़ रही है। तब क्या देखेंगे? इंटरनल एनर्जी के लिए क्या देखेंगे? Delta T. डेल्टा टी। सो डेल्टा टी यहाँ पर बढ़ रहा है टी नॉट से 3 टी नॉट हो गया है, तो ऑफ कोर्स
यहाँ पर चेंज आएगा। तो ये टी नॉट है, ये 3t नॉट है और ये 15t नॉट है। तो यहाँ से यहाँ u बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ u बढ़ रहा है और यहाँ से यहाँ u कम हो रहा है। ठीक है, अब सोचो आपको दे दिया कि यहाँ पर u बढ़ रहा है 50, यहाँ पर u बढ़ रहा है 80 और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, तो यार यहाँ पर तो ध्यान देना है कि साइक्लिक प्रोसेस में वो रिटर्न आ गया ना। चलो इसे डिटेल में पढ़ते रुके। पहले ये पता है पैरामीटर समझ में आया दोनों साइक्लिक प्रोसेस में, टू फाइंड अदर पैरामीटर्स। Yes, sir. ओके, टू फाइंड अदर पैरामीटर्स। दूसरा, साइक्लिक प्रोसेस में हमें क्या फाइंड करना है? थर्मोडायनेमिक पैरामीटर। देखें थर्मोडायनेमिक पैरामीटर कैसे फाइंड करेंगे। ओके, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे? डेल्टा यू से। क्यों? क्योंकि डेल्टा यू क्या है? डेल्टा यू इज नॉट पाथ फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इफ इनिशियल स्टेट is same as final, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि जब आप डेल्टा टू यू निकालोगे, क्या यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो जब दोनों के लिए यू में Zero. सेम है स्टेट, तो इसका मतलब टेम्परेचर दोनों का क्या आएगा? सेम आएगा ना। तो इसका मतलब इन दोनों का स्टेट अगर सेम है तो ये पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता है। क्या आएगा हमेशा? डेल्टा यू जीरो। तो डेल्टा यू ऑफ साइक्लिक हमेशा क्या आएगा? जीरो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली लाइन है यहाँ पर। ओके, डेल्टा यू ऑफ साइक्लिक प्रोसेस क्या आएगा? जीरो। तो क्वेश्चन स्टार्टिंग कहाँ से होती है? डेल्टा यू से ही होगी। तो अभी मैं यही क्वेश्चन आपको समझा रहा था क्या, कि मान लेते हैं ए टू बी प्रोसेस कितना हुआ? 80 यू में चेंज आया और बी टू सी में चेंज आया कितना? 30। तो यहाँ से यहाँ कितना चेंज आएगा? तो ऑफ कोर्स ड्रॉप होगा कितना? माइनस 110. ओके। सो क्यों? क्योंकि हमें पता है कि नेट डेल्टा यू क्या आना चाहिए? पूरे सिस्टम का जीरो आना चाहिए, पूरी साइक्लिक प्रोसेस का जीरो आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक साइक्लिक प्रोसेस बना देता हूँ यहाँ पर एग्जांपल के लिए, तो देखें सपोज एक प्रॉपर हम साइकिल बना देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से ये पार्ट है ए टू बी एंड देन बी टू ए बी। सो सपोज ये ग्राफ है, ये रिटर्न है। तो ये कंफर्म है कि डेल्टा यू ऑफ साइक्लिक फुल साइकिल क्या आएगा? जीरो। लेकिन क्या यू ए बी जीरो होगा क्या? नहीं। No, sir. यू बी सी जीरो होगा क्या? नहीं। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव पे कमेंट कैसे करेंगे? तो पॉजिटिव नेगेटिव पे कमेंट कब कर सकते हैं? जब हमें पता है टेम्परेचर बढ़ रहा हो। तो ए टू बी इफ टेम्परेचर ऑफ बी इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ ए, तो इसका मतलब यू क्या हो रहा होगा? इंक्रीज हो रहा होगा। मतलब क्या होगा? यू बी विल बी ग्रेटर देन यू ए। समझ आया? बताएं, कोई डाउट क्या इसमें? अच्छा, फिर बी टू ए रिटर्न अगर हम देखें, तो अगर ए टू बी में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बी टू ए में क्या हुआ होगा? कम हुआ होगा। तो सेम रिजल्ट आने वाला है, कोई चेंजेस नहीं है। तो काम की बात यह है कि डेल्टा यू अगर आपको साइक्लिक लिखना है तो हम लिख सकते हैं क्या? यू ए बी पर गया, फिर यू बी ए पर आया। और हमें पता है कि साइक्लिक का जीरो होता है, तो यू ए बी प्लस यू बी ए। क्लियर? तो आंसर क्या आएगा कि यू ए बी इज नेगेटिव ऑफ यू Equal.
अब ये मैं इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि कई बार होता है कि किसी एक प्रोसेस से फाइंड करना इजी होता है। सपोज नीचे मैं साइकिल नहीं बनाता हूँ, नीचे मैं बना देता हूँ ये सेटअप, तो कई बार हो सकता है कि आप दूसरी किसी प्रोसेस से फाइंड नहीं कर पाओ, लेकिन आप इस लॉजिक से यूज कर सकते हो कि टोटल क्या आना चाहिए 0। तो यहाँ पर अगर 80 है तो डेफिनेटली यहाँ क्या आएगा -80। तो बताए डेल्टा यू का लॉजिक यार क्लियर हुआ सबको? अच्छा, ये जो सब्ट्रैक्शन वाला है ये सिर्फ 2 के लिए काम करता है। सपोज हमने यहाँ पर 3 प्रोसेसेस ऐड कर दी, ए बी सी, तो अब हम बता नहीं सकते कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। समझ आया क्या? हमें सिर्फ टेम्परेचर देख के बताना पड़ेगा। तो ये कंफर्म है कि डेल्टा यू साइक्लिक ये क्या आएगा 0, लेकिन हम अदर के बारे में कुछ भी कमेंट अभी नहीं कर सकते। तो ये कंफर्म हुआ कि डेल्टा यू अगर साइक्लिक 0 है तो डेल्टा यू साइक्लिक को लिखेंगे कैसे? इसे लिखेंगे u ऑफ a टू b प्लस u ऑफ b टू c प्लस u ऑफ c टू a। इन तीनों का समेशन 0 होगा, ये फिक्स है, बट कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होगा ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो ये कंफर्म हुआ कि u a b प्लस, अच्छा मैं यहाँ पर u लिख रहा हूँ, एक्चुअली a टू b लिख रहा हूँ ना, तो अभी भी वो क्या है डेल्टा यू ही है। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि सिर्फ u लिखा है, एक्चुअली ये क्या है डेल्टा यू ही है। ओके, तो इस चीज को समझेंगे यहाँ पर। तो सेम चीज यहाँ पर है डेल्टा यू ए डेल्टा यू बी सी प्लस डेल्टा यू सी ए, ये 0 होगा, बट कौन कितना होगा ये हम कमेंट नहीं कर सकते। यार बताएं, क्लियर समझ आया यहाँ तक? Yes. ओके, साइक्लिक प्रोसेस में हमें क्या चीज क्लियर है? हमें सबसे पहले इंटरनल एनर्जी पे ध्यान देना है क्योंकि वो क्या होती है 0 होती है। अब बात करते हैं क्या वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। ओके, सो वर्क डन की बात करें तो यार वर्क डन बेस्ट होता है किससे? पीवी ग्राफ से देखना। क्यों? क्योंकि वर्क डन का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हो ही नहीं सकता ना। कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होगा क्या? नहीं, क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसेस है ना यहाँ पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा पीवी ग्राफ से ही बेस्ट होता है। सो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन ऑफ साइक्लिक क्या होगा? वर्क डन ऑफ ऑल प्रोसेसेस, मतलब लाइक W1 प्लस W2 प्लस लाइकवाइज। समझ आया? तो क्या वर्क डन ऑफ साइक्लिक प्रोसेस का कोई फॉर्मूला है या कुछ फिक्स चीज है क्या ये? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा वर्क डन इन साइक्लिक के लिए? क्या करना पड़ेगा? सारे प्रोसेसेस का निकालना पड़ेगा। ठीक, ये तो हुआ नॉर्मल मेथड, बट हम एक चीज बात करें फ्रॉम द ग्राफ, फ्रॉम द पीवी ग्राफ। तो यार पीवी ग्राफ में हमें याद है कि पीवी ग्राफ में अगर हमें सारी प्रोसेसेस निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो देखें पीवी ग्राफ बना लेते हैं। Area. या पीवी ग्राफ से अगर हमें वर्क डन निकालना है तो एरिया अंडर द कर्व, तो ये मान लेते हैं ए बी और ये मान लेते हैं बी सी। तो ये ए बी इस तरीके से। सो इसका मतलब फ्रॉम पीवी ग्राफ अगर मैं बात कर रहा हूं कि वर्क डन ऑफ साइक्लिक, तो क्या आंसर आ जाएगा? वर्क डन ऑफ ए बी प्लस वर्क डन ऑफ बी ए। तो ये क्या होगा? एरिया अंडर ए बी प्लस एरिया अंडर बी ए। अब कैसे निकालेंगे? तो एरिया अंडर ए बी देखना, एरिया अंडर ए बी, सो इसको अलग अलग लिख देते हैं यार, बेटर रहेगा। एरिया अंडर ए बी प्लस एरिया अंडर बी ए। ठीक है, तो अभी समझें
कि मान लेते हैं ये ग्राफ हमने क्या बनाया है, पीवी ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक। सो ए बी का एरिया मतलब क्या होगा, ए बी का एरिया मतलब ए बी के नीचे ये जो एरिया कवर्ड है, बट बी ए का एरिया क्या होगा, मान लेते हैं ये प्रोसेस बी ए है, तो प्रोसेस ए बी है ये और बी ए है ये, तो बी ए का एरिया मतलब ये, बट फर्क ये है कि इन द प्रोसेस ए बी वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वर्क डन कैसा होना चाहिए, Positive. पॉजिटिव। जबकि वी टू ए में क्या हो रहा है, वॉल्यूम Decrease. डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब वर्क डन क्या होना चाहिए, Negative. नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों प्रोसेसेस बना देते हैं, ए टू बी मतलब ये वाली प्रोसेस, इसका एरिया, ये एरिया कैसा है, पॉजिटिव है, और इसमें हम क्या कर दें, ये वाला एरिया, ये एरिया मतलब कौन सी प्रोसेस, ये वाली प्रोसेस, इसका एरिया, ये एरिया कैसा है, नेगेटिव है। तो अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो सिर्फ कौन सा एरिया बचेगा, उन दोनों के बीच का। साइक्लिक प्रोसेस के इनसाइड का एरिया बचेगा, सिर्फ ये एरिया रिमेनिंग होगा अगर हम हटा देंगे। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, एरिया इनसाइड द साइकिल। अब आंसर क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। Positive. ओके। सो पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ये वाला डोमिनेटिंग है। ओके, तो ये कंफर्म हुआ कि अगर हमें वर्क डन चाहिए तो हम क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, एरिया इनसाइड द क्लोज लूप। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वर्क डन ऑफ साइक्लिक, वो क्या आ जाएगा, एरिया इनसाइड द लूप, एरिया इनसाइड द लूप। क्लियर। अच्छा, साइन कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखना पड़ेगा कि डोमिनेटिंग कौन है। क्लियर। तो यार जो सबसे ऊपर पॉइंट होगा उसी का एरिया सबसे ज्यादा होगा ना, ये समझ आया कि नहीं, जो सबसे ऊपर होगा उसी का एरिया सबसे ज्यादा होगा, तो मतलब उसी का साइन सबसे ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब अगर साइन की बात आए यहाँ पर, सो हम लिख सकते हैं इट्स साइन कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ कर्व, कैसे, फ्रॉम द टॉप ऑफ द कर्व, इफ एट टॉप वॉल्यूम, यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा अलग पॉइंट पे, इफ एट टॉप वॉल्यूम इंक्रीजेस, देन वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव। और अगर टॉप पॉइंट पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, सो वॉल्यूम डिक्रीजेस, देन डब्ल्यू साइक्लिक क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, मतलब टॉप पॉइंट पे ही टारगेट करना है। तो देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस बना देते हैं यहाँ पर, कैसे ध्यान देंगे। ठीक है, ये पीवी ग्राफ है, काफी सारे पीवी ग्राफ बना दिए हमने यहाँ पर। ऑल दीज आर साइक्लिक प्रोसेसेस, व्हाई, बिकॉज दे आर क्लोज लूप। अब देखें,
सपोज ये प्रोसेस है, ऐसे चल रही है, ये प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज चल रही है और ये प्रोसेस लेट्स से इस तरीके से चल रही। तो चले आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइडेंटिफाई करने के लिए कहां पर ध्यान देंगे हम? टॉप। कहां पर? टॉप। कोई डाउट? हम कहां पर फोकस करेंगे? टॉप ऑफ द कर्व, पॉइंट पे। टॉप पॉइंट पे। अब देखो टॉप पॉइंट पे यहाँ पे क्या दिख रहा है? वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज। अरे ये वॉल्यूम एक्सिस है। हाँ, इंक्रीज। ओके, सो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है बिकॉज दिस इज वॉल्यूम एक्सिस। चलिए यहाँ पर देखें, डिक्रीज। Decrease. तो इधर जा रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम डिक्रीज। इस पे देखें, इंक्रीज। Increase. आगे की तरफ जा रहा है ग्राफ, ठीक है। सो इंक्रीज, सो यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज। सो आई गेस आप समझ गए कि आपको पूरा सोचने के बारे में जरूरत नहीं है। अगर आपको वर्क डन चाहिए तो क्या हो जाएगा? वो एरिया अंडर द कर्व। ये क्या हो जाएगा? वर्क डन। ये होगा वर्क डन, ये होगा वर्क डन। बट साइन कैसा रहेगा? सब पे अलग रहेगा। आई गेस सबको समझ में आ गया। यहाँ पर वर्क डन कैसा रहेगा? पॉजिटिव। वॉल्यूम इंक्रीज पॉजिटिव। यहाँ पर वर्क डन नेगेटिव। नेगेटिव। यहाँ पर वर्क डन पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो यार क्लियर है दोनों चीजें? वर्क डन कैसे निकालना है? एरिया इनसाइड द लूप से और साइन टॉप पॉइंट से। दोनों चीजें क्लियर हैं सबको? ओके, तो कुछ फेमस वर्क डन चेक कर लेते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे। सपोज मैंने यहाँ पर ग्राफ बना दिया है ऐसे, ये एक सर्किल है, ठीक। तो इस सर्किल पे वैल्यूज देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि क्या पॉइंट रहेगा। यहाँ पर एक और सर्किल बना देता हूँ, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं। देखें तो ये डिफरेंट केसेस पे हम पीवी ग्राफ है, हम यहाँ पे वर्क डन देखने वाले हैं। पीवी ग्राफ, ये वीपी ग्राफ और ये भी पीवी ग्राफ, ठीक। अब सपोज हमें वैल्यूज दी हुई हैं, मान लेते हैं वैल्यूज कुछ दी हुई है। ये मान लेते हैं क्या है? P2 है और ये P1 है, ये V1 है और ये V2। सेम चीज P1 P2 V2 V1। अच्छा एक मिनट, इसे एलिप्स कर देते हैं तो बेटर रहेगा। ओके ठीक है, ये मान लेते हैं क्या? एलिप्स है। और ये एक ट्रायंगल है, P2 P1 V1 V2। ओके देखें, अब हमें क्या फाइंड करना है बताएं। हमें तो पहले देखना है कि टॉप पॉइंट पर साइन कैसा है। तो देखेंगे कि प्रोसेस कैसी है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज। तो मान लेते हैं ये क्लॉकवाइज है। सो यहाँ से भी हम देख सकते हैं और मान लेते हैं ये प्रोसेस क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से भी यहाँ पे हम समझ सकते हैं क्या, कि अगर प्रोसेस क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट पे ही लिख देता हूँ, पॉजिटिव किस में आएगा? प्रोसेस अगर कैसी है? क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टर्म थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कभी कभी, सो इसलिए क्या ध्यान देंगे हमेशा? टॉप पॉइंट। ओके देखिए, तो चले यार एरिया निकाल लेते हैं। अब ये सर्किल बना हुआ है, सर्किल का एरिया क्या आ जाता है?
सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। सो वर्क डन इस केस में अगर हम बात करें वर्क डन तो क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर टाइप। अब आर क्या लेंगे, आर मतलब ये हो जाएगी इनकी डायमीटर V2 minus V1 by V2 माइनस V1 अपॉन 2 2। तो ये क्या हो जाएगी उसकी रेडियस। अब यहीं पे कंफ्यूजन होता है क्या कि रेडियस मतलब आपको कौन सी लेनी है ये फिक्स नहीं रहता। अगर आपको एरिया निकालना है तो दोनों साइड से आपको देखना पड़ेगा उसे। तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात होती है कि अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो आप सिर्फ ये एक्सिस नहीं यूज कर सकते। इसका एरिया अगर आपको निकालना है तो आपको लिखना पड़ेगा पाई R1 R2 दोनों एक्सिस का चूज करना पड़ेगा। सो आई गेस आपको क्लियर है। पाई ये क्या हो जाएगा V2 माइनस V1 बाई 2 और ये क्या हो जाएगा P2 माइनस V2 minus P1 by P1 बाई 2। ठीक, इलिप्स का पता है फॉर्मूला वर्क डन का, सॉरी इलिप्स का फॉर्मूला एरिया का पाई ए बी। क्लियर, ए और बी क्या होते हैं वहां पर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। मेजर और माइनर नहीं, सेमी मेजर सेमी मेजर और सेमी माइनर। सेमी माइनर। तो इसका मतलब ये भी वही चीज है। तो इसका मतलब फर्क नहीं पड़ता साइक्लिक प्रोसेस में वो इलिप्स है या सर्कुलर है, दोनों का आंसर कैसा आएगा पाई सेम पैटर्न से। क्लियर, ओके नेक्स्ट ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला बताएं। हाफ बेस इनटू ओके सो इसका बेस हाफ बी इंटू एच। क्लियर, सो बेस में क्या है यहाँ पर देखें V2 माइनस P1 एंड हाइट में क्या है P2 माइनस P1 सकते हैं एरिया। तो ये हो गया अपना क्या V2 माइनस V1 और ये एरिया हो गया क्या हाइट। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। रेक्टेंगल होगा तो फिर क्या लिखेंगे लेंथ इनटू विड्थ। अगर रेक्टेंगल है तो बस लेंथ इनटू विड्थ तुरंत आ जाएगा। सो आई गेस ये सबको क्लियर हुआ यहाँ पर। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालते हैं। अब ये बताएं हीट कैसे निकालेंगे साइक्लिक प्रोसेस में। माइनस ऑफ वर्क डन। Q will be is डेल्टा equal U to delta U प्लस W। सो भाई माइनस ऑफ वर्क डन कहाँ से आ गया plus नहीं डेल्टा प्लस U ही जीरो, आएगा। सिर्फ वही आएगा। तो इसका मतलब हमें Q अलग से निकालने की जरूरत है क्या नहीं, ये हमेशा फिक्स आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा Q इज इक्वल टू डेल पूरी साइक्लिक का Q साइक्लिक का क्या आ जाएगा डेल्टा U साइक्लिक प्लस W। तो हमें पता है डेल्टा U जीरो हो जाएगा तो Q साइक्लिक क्या आएगा हमेशा आएगा W साइक्लिक। तो पता है कई बार आप एरिया निकाल नहीं सकते हो। सपोज आपको ये कर्व दे दिया, क्या इसका एरिया निकाल सकते हो क्या नहीं। तो इसका मतलब इसको हमें मैथमेटिकल तरीके से समझना पड़ेगा कि ये कर्व कौन सा है। सोचो दे दिया ये कर्व क्या है आइसोथर्मल, क्या दे दिया आइसोथर्मल। तो वर्क डन कैसे निकाल लेंगे फॉर्मूले से निकाल लेंगे। समझ आया। सो अगर हम एरिया नहीं फाइंड कर सकते हैं तो फिर वर्क डन किससे निकालेंगे फॉर्मूले से। ठीक है, सो साइक्लिक में Q और ये W सेम रहेंगे। सो आई गेस साइक्लिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं तो मुझे लगता है यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ठीक, अच्छा बताएं क्या ये प्रोसेस साइक्लिक है no sir
अच्छा, इसका वर्क डन हमें निकालना है तो क्या करेंगे? फॉर्मूला नहीं, इवन नॉन साइक्लिक है, यस इवन नॉन साइक्लिक है तब भी वर्क डन को हम हमेशा एरिया अंडर पीवी कर्व निकाल ही सकते हैं। ओके, एरिया अंडर पीवी कर्व निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम देखना, सपोज ये ए है ये बी है, तो थोड़ा सा एक पॉइंट डाल देते हैं यहाँ पर सी। अब फर्क देखना, ए टू बी वॉल्यूम क्या हो रहा है? ए टू बी वॉल्यूम सेम। अरे सेम, कम होके फिर से बढ़ रहा है। हाँ, ए टू हाँ, बी हम फिर जज नहीं कर सकते, सॉरी ए टू सी देखें तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव। ए टू सी का एरिया क्या आएगा? नेगेटिव। जबकि बी टू सी का एरिया, सॉरी सी टू बी, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव। तो अगर हमें वर्क डन चाहिए क्या? ए टू बी डायरेक्ट, तो देखें क्या आएगा। पहले मैं ए टू सी का देखता हूँ, तो ए टू सी का हुआ ये हुआ नेगेटिव। अब हम देखें किसका? बी टू सी का। तो बी टू सी का अगर हम देखें, तो बी टू सी का देखें, तो बी टू सी का होगा ये। तो इसका मतलब नेट में क्या बचेगा? सिर्फ नेट में बचेगा एरिया enclosed by the curve। ओके, तो इसका मतलब कौन सा एरिया बचेगा? सिर्फ ये वाला सेमी सर्किल का। यार समझ आया कि नहीं? तो थोड़ा सा ध्यान देते रहना है कि किस टाइप के एरिया को पिक करना है, तो थोड़ा कॉमन सेंस रखना है कि कैंसिल हो जाएगा कौन सा एरिया? ये कैंसल्ड एरिया। ओके, सो यार नॉन साइक्लिक में भी सबको क्लियर है कि कैसे निकाल सकते हैं? सपोज ऐसा फिगर बना है, तो क्या इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत है क्या? नहीं, इसमें डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं हम। इसका एरिया क्या हो गया? डायरेक्ट। तो क्या पाई आर स्क्वायर कर देंगे क्या? नहीं, इसका एरिया मतलब क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल प्लस एक रेक्टेंगल। ओके, सो वर्क डन क्या आ जाएगा? एरिया अंडर द कर्व। तो इसका मतलब क्या आ गया? ये सेमी सर्कल प्लस रेक्टेंगल। ओके, सो आई गेस ये सारी चीजें यहाँ तक क्लियर नॉन साइक्लिक में भी। ओके, लास्ट पॉइंट, साइक्लिक प्रोसेस का लास्ट पॉइंट, एफिशिएंसी। और ये सबसे लेंदी होता है। एफिशिएंसी ऑफ अ साइक्लिक प्रोसेस सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो ऑफ कोर्स बहुत ही रेयर ये क्वेश्चन आता है कि एफिशिएंसी ऑफ अ साइक्लिक प्रोसेस पूछे। अगर पूछता है तो बीच की डिटेल दी होती है। क्यों? समझें, एक साइक्लिक प्रोसेस मतलब, सपोज मैं यहाँ पर एक साइक्लिक प्रोसेस का पीवी ग्राफ बता रहा हूँ। ये साइक्लिक प्रोसेस का नेम है ए बी सी डी ए। सो लेट से ए टू बी जा रही है साइक्लिक प्रोसेस। क्या? प्रोसेस कैसी है? प्रोसेस का नेम है ए बी सी डी ए। कोई डाउट क्या किसी को इसमें? ओके, तो एफिशिएंसी क्या होती है समझें। एफिशिएंसी होती है, ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्लियर है सबको? और कहां पर हमने सुना है ये टर्म एफिशिएंसी का? बताएं।
वर्क पर एनर्जी में। तो एफिशिएंसी होती है क्या, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यार यहाँ पर इनपुट आउटपुट क्या होता है एग्जैक्टली तो साइक्लिक प्रोसेस का काम ये होता है कि आउटपुट मतलब होता है कि ये वर्क कितना करेगा, और इनपुट मतलब क्या होता है, हीट। तो बेसिकली एफिशिएंसी जो वर्ड होता है वो किनके लिए होता है, इंजन के लिए होता है, कि इंजन में हम कितनी हीट डालेंगे तो वो कितना वर्क करेगा। तो एफिशिएंसी ऑफ अ साइक्लिक प्रोसेस डिफाइन है आउटपुट बाय इनपुट, और यहाँ पर आउटपुट मतलब होता है क्या, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। आउटपुट क्या है यहाँ पर, वर्क डन, लेकिन इनपुट क्यू इनपुट है। क्लियर? इसका मतलब समझें क्या है, इसका मतलब ये है कि टोटल क्यू है क्या, ये नहीं, टोटल क्यू नहीं हो सकता। प्रॉब्लम क्या है टोटल क्यू की, टोटल क्यू देखें, क्यू साइक्लिक, तो क्यू साइक्लिक होगा क्या, क्यू इन प्लस क्यू आउट, दोनों मिला के होगा टोटल। क्लियर है? और हमें एक प्रॉब्लम भी पता है क्या, कि क्यू साइक्लिक किसके बराबर है, डब्ल्यू साइक्लिक के बराबर। तो अगर आपने यहाँ पर क्यू साइक्लिक कर दिया तो आंसर क्या आएगा हमेशा 1। तो ये थोड़ा सा, तो देखो क्या दिखेगा, हमें पता है कि क्यू साइक्लिक क्या होता है, वर्क डन, और क्यू साइक्लिक मतलब क्या है, क्यू इन एंड आउट। तो इसका मतलब वर्क डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इन प्लस क्यू आउट। तो देखिए एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी को क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू साइक्लिक को क्या लिख सकते हैं, क्यू इन प्लस क्यू आउट अपॉन क्यू इन। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 माइनस क्यू आउट बाई क्यू इन। तो हमें दो फॉर्मूले याद रखने जिनको मैं इनक्लोज किया हुआ है, क्या कि जब फिगर इजी है, देख रहे हैं ना फिगर इजी है, इसमें एरिया निकालना इजी है या नहीं, यस सर। हाँ, तो इसका एरिया निकालना इजी है, तो हम इसमें क्या निकालेंगे, डब्ल्यू और क्यू इन। और जब अगर एरिया निकालना इजी नहीं है, मतलब ऐसा ग्राफ दे दिया, तो फिर क्या निकालेंगे, क्यू आउट बाई क्यू इन। समझ आया कि नहीं यार, प्लस वो तो माइनस कैसे प्लस आएगा? होगा ना, सॉरी सॉरी, एक मिनट रुके। एक्चुअली यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है, जो क्यू आउट होती है उसका साइन कैसा होता है, नेगेटिव। नेगेटिव होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दें कि क्यू इन माइनस क्यू आउट होता है हमेशा। एक्चुअली में हम दोनों का ऐड ही कर रहे हैं, नेट रिजल्टेंट देख रहे हैं, बट हमें पता है कि क्यू आउट हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो साइक्लिक प्रोसेस मतलब ये होगा कि अगर इनपुट 100 आई है और आउटपुट 30 है, तो रियल में कितनी हीट यूज हुई, 70। 70। तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्यू आउट नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस, क्यों, क्योंकि यार एफिशिएंसी को 1 से ज्यादा थोड़े कर दोगे। समझ आया ना, ठीक है। तो अब हमें क्यू आउट का अलग से साइन रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हमने कंसिडर किया है नेगेटिव साइन रख के ही कंसिडर किया हुआ है। ओके यार, क्लियर है? अब कोई ये नहीं करेगा कि यहाँ पर फिर से -30 रख देगा, समझा ना? ओके, अब प्रॉब्लम देखें। एफिशिएंसी निकालने में प्रॉब्लम ये होती है कि आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कौन सा क्यू इन है या फिर कौन सा क्यू आउट। ये बात समझ आई? हाँ यार प्रॉब्लम समझ आई, क्या प्रॉब्लम होगी, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्यू इन हो रहा है या फिर क्यू आउट। तो क्या करेंगे,
एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या चीज एग्जैक्टली हो रही है। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू पूरी चीजें समझते हैं। अच्छा, एक चीज मैं फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम में एफिशिएंसी अगर पूछा है तो मतलब आपको क्यू डब्ल्यू सब कुछ निकालना पड़ेगा। तो एग्जाम में एफिशिएंसी बहुत ही कम पूछता है, बीच बीच की चीजें पूछता है। तो आप लोग पूरा क्वेश्चन देखें कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन हमेशा बीच बीच में से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चले एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसको अच्छे से समझ लेते हैं पूरा। ये एक एग्जाम्पल मतलब बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, क्वेश्चन में एक साइक्लिक प्रोसेस दी है रेक्टेंगुलर। चले मान लेते हैं पॉइंट्स इसके ए बी सी डी। ठीक, अब वैल्यूज देख लेते हैं। ये वी नॉट, ये 2v0 v, ये पी नॉट और ये 2p0। चले, तो अभी क्वेश्चन ये है क्या, फाइंड द एफिशिएंसी of given cyclic process। ओके, तो ये थोड़ा नेम चेंज कर लेते हैं यहाँ से, एक मिनट। बी से कर लेते हैं सी डी, क्योंकि वर्क डन हमें पॉजिटिव वाला चाहिए। ये प्रोसेस है। सो फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ अ गिवन साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी डी ए। क्वेश्चन समझ आया? तो देखें, अगर हमें एफिशिएंसी फाइंड करनी है तो हमें बहुत सारी डिटेल्स फाइंड करनी होती हैं। तो मैं सारी प्रोसेसेस को सीक्वेंस वाइज एकदम सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि सारी प्रोसेसेस को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस कौन सी सॉल्व करेंगे हम? A to B. ए टू बी। अभी इसे फास्ट करना है। अच्छा, एक चीज और, पहले एक मिसकॉन्सेप्शन हटा देते हैं। सारे पॉइंट का मैं क्या लिख देता हूँ, टेम्परेचर चलो लिख देता हूँ। तो टेम्परेचर देखो मैं लिख देता हूँ, जरूरत नहीं है बट मैं सिर्फ सॉल्व करके लिख देता हूँ। टेम्परेचर ऑफ ए क्या हो जाएगा बताएं? पी नॉट वी नॉट अपॉन NR. एन आर। तो इसे हम क्या मान सकते हैं? E टी नॉट। ठीक, क्यों टी नॉट माना? क्योंकि पी नॉट वी नॉट है इसलिए। चलो टी बी बताएं। 2T. 2T. समझ गए, 2v है और पी नॉट है, तो कितना आ जाएगा? 2t नॉट। चले लिख देते हैं इसे, पी नॉट इंटू 2v0 अपॉन एन आर। तो कितना आएगा? 2 टाइम्स 2t नॉट। प्रेशर एट, ओ सॉरी, टेम्परेचर ऑफ सी पॉइंट देखें, 2p0 है। 4p0। यस, सो 2v0 अपॉन एन आर, तो ये किसके जैसा दिखेगा? 4t नॉट। इसका मतलब टी डी फाइंड करना है, तो वो कितना आ जाएगा? 2p0 इंटू 2t0। अपॉन एन आर, तो कितना आ जाएगा? 2t0। अब ये समझे कि अगर कोई पूछे क्या डी सी सॉरी बी सी डी, क्या ये आइसोथर्मल है? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ये है, ये सेम है नहीं, बीच का टेम्परेचर बदल रहा है ना। और आइसोथर्मल में क्या होता है? ओवरऑल कांस्टेंट है। ओवरऑल कांस्टेंट रहता है। तो आइसोथर्मल के बारे में यहाँ पर नहीं सोचेंगे। चले प्रोसेसेस सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले सॉल्व करेंगे क्या, ए टू बी। बताएं, ए टू बी कौन सी प्रोसेस है? Isochoric. आइसोकोरिक। आइसोकोरिक। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं लिख देता हूँ सारी चीजें। वी कांस्टेंट है, तो सबसे पहले कौन सा पैरामीटर पता चलेगा हमें? डब्ल्यू W। 0। 0. उसके बाद क्या निकालेंगे? डेल्टा यू। ये क्या आ जाएगा? एनसीवी डेल्टा टी। अब समझ आया डेल्टा टी क्यों बोला था हमने कि निकाल के रखना है? एन सी वी। अच्छा, ऑफ अ साइक्लिक प्रोसेस दिस वेयर 1 मोल of monoatomic
gas is used. क्लियर? तो हमने यहाँ पर एन बी क्या कर दिया है 1 और एफ बाई 2 कितना हो गया 3/2 आर और डेल्टा टी लिखना है तो हमें किन के बीच में लिखना है ए एंड बी के बीच में तो B. ये क्या हो जाएगा टी बी माइनस टी ए तो देखो टी बी कितना है 2 टी नॉट माइनस टी नॉट कितना बचा T naught. टी नॉट अच्छा एन तो कैंसिल आउट हो जा रहा है 1 मोल की जरूरत नहीं है एन कैंसिल हो रहा है जब टी लिखेंगे तो एन आर क्या हो रहा है कैंसिल आउट हो रहा है क्या आ जाएगा 3/2 नॉट वी नॉट अच्छा डेल्टा यू आ गया अब बताओ क्यू क्या होगा अच्छा डेल्टा यू क्या है पॉजिटिव है नेगेटिव है Positive है. पॉजिटिव आया है क्यों क्योंकि टीबी ग्रेटर है ओके तो ये आया पॉजिटिव तो अभी बताओ क्यू क्या आएगा क्यू इज इक्वल टू सेम एज डेल्टा यू तो क्यू भी क्या आएगा पॉजिटिव 3/2 पी नॉट वी नॉट तो बताओ इस प्रोसेस में हमने सिस्टम को हीट दी या उससे सिस्टम से बाहर आई D. दी तो ये हमारा इंक्लूड होगा किसमें क्यू Input. इनपुट में अब समझ आया कि क्यों हमें सारी प्रोसेसेस सॉल्व करनी पड़ेगी अब जब हम ये एग्जांपल सीख लेंगे तो हम पता है क्या करेंगे हम पहले से चेक करके रखेंगे कि किस प्रोसेस में क्यू इनपुट हो रहा है तो सारी प्रोसेस नहीं सॉल्व करेंगे सिर्फ कौन सी सॉल्व करेंगे कि किसमें क्यू इनपुट हो रहा है समझ आया तो ऐसा कर लेते हैं बिफोर सॉल्विंग दिस प्रोसेस ए टू बी क्या कर लेते हैं चार्ट बना लेते हैं क्या कर लें एक चार्ट बना लेते हैं जिससे थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए किस चीज को लेके कि हमें कौन सी प्रोसेस सॉल्व करनी चाहिए एफिशिएंसी के लिए और कौन सी नहीं चाहिए सॉल्व देखें फिर से मैं ये फिगर बना देता हूं ठीक तो मैं प्रोसेसेस यहां पर लिख देता हूं देखें प्रोसेसेस में ए बी बी सी सी डी डी ए चले ये हमने क्या लिख दी यहाँ पर प्रोसेस हम क्या चेक करना चाहते हैं Input Sign. output. हाँ चेक करना चाहते हैं कि किसमें साइन है और जब आप लोग ये क्वेश्चन समझ जाओगे तो आप लोग भी फास्ट सॉल्व कर पाओगे क्योंकि तुरंत देख लोगे कि क्या चीज इनपुट है या नहीं है तो हमें क्या क्या चीजें देखना है हमें सबसे पहले देखना चाहिए किसे W को W फिर डेल्टा U फिर Q चले देखें प्रोसेस ए टू बी में W क्या है 0 डेल्टा U क्या है पॉजिटिव क्यों क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो Q क्या आएगा श्योर Positive. पॉजिटिव चले प्रोसेस बी टू सी में वर्क डन कैसे है पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है डेल्टा यू टेम्परेचर बी टू सी में बढ़ रहा है तो पॉजिटिव क्यू भी क्या आएगा Positive. पॉजिटिव सी टू डी में वर्क डन 0. टेम्परेचर Negative. सो डेल्टा यू Negative. क्यू Negative. नेगेटिव डी ए वर्क Work डन done. Negative. नेगेटिव टेम्परेचर Negative. नेगेटिव 2t नॉट से t नॉट हो रहा है नेगेटिव सो क्यू भी Negative. नेगेटिव तो क्या हमें ऑल 4 प्रोसेस सॉल्व करनी चाहिए थी क्या नहीं ठीक है तो डायरेक्टली अब हम बता सकते हैं कि ये दो क्या है क्यू इनपुट हीट है और ये क्या है आउटपुट हीट तो अगर हमें इनपुट आउटपुट वाला फॉर्मूला यूज करना था हीट का तो हम ये यूज कर लेते 1 माइनस क्यू आउट बाई क्यू इन लेकिन हम वर्क डन से सॉल्व करेंगे क्यों क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया निकालना इजी होता है तो हम प्रोसेस ए टू बी हमने सॉल्व कर लिया प्रोसेस बी टू सी सॉल्व कर लेते हैं तो बी टू सी में देखे वर्क डन क्या हो जाएगा P इंटू डेल्टा V प्रेशर कितना है बी टू सी में कितना है 2P नॉट यहाँ पर लिखा है ना 2P नॉट ये है P नॉट ये V नॉट और ये 2V नॉट
और वॉल्यूम कितना हो रहा है B2C में 2V0 से V0 का चेंज आया, तो कितना चेंज आया 2V0 V0। वर्क डन आ गया। डेल्टा यू कितना होगा N CV डेल्टा T। N रहेगा, CV कितना है 3/2 R। डेल्टा T कितना है B2C कितना हुआ है 2T से 4T, क्लियर ना? हाँ 2 4T नॉट से मतलब 2T नॉट से 4T नॉट, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 आएगा और नीचे के 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा 3P0 V0। कोई डाउट क्या किसी को? तो Q कितना आ जाएगा? 5P0 V0 यस, डेल्टा U प्लस W, तो कितना आ जाएगा 5P0 V0। और ये भी क्या है Q इनपुट इनपुट। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ वर्क डन इन साइक्लिक, तो वो क्या हो जाएगा एरिया इनक्लोज्ड। तो एरिया इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, देखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा लेंथ इनटू विड्थ। तो बताओ यार इसका लेंथ इनटू विड्थ कितना होगा, 2V0 माइनस V0, और ये V0 हाँ। तो आई गेस सबको ये चीजें समझ आ गई, क्या हो गया एरिया इनक्लोज्ड 2V0 माइनस V0 इंटू 2P0 माइनस P0, तो क्या आ गया वर्क डन P0 V0 प्लस P0 V0। प्लस कहाँ से पता चला, प्लस कहाँ से पता चला हमें, टॉप पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो टॉप पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए हम वहां पर ये वैल्यू पॉजिटिव। तो आई गेस अब एफिशिएंसी हम तुरंत निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, वर्क डन इन साइक्लिक अपॉन क्यू इनपुट। तो देखें वर्क डन इन साइक्लिक कितना हुआ है P0 V0, और इनपुट हीट कितनी है 5 एंड 3/2, क्लियर। V0 5 प्लस 3/2 P0 V0, क्लियर। अच्छा इंटू 100 कर देंगे तो किसमें आ जाएगी एफिशिएंसी परसेंटेज में। तो ये कितना हो गया 2/200/30, कितना आ जाएगा डिवाइड करें, नियर अबाउट 15.4%। समझ आया यार, क्लियर सबको? अच्छा, कब हमें ऑल प्रोसेसेस सॉल्व करनी पड़ती, जब कुछ ऐसा ग्राफ दे देता जिसका एरिया निकालना पॉसिबल नहीं है, तो तब हमें क्या करना पड़ता, हमें ये वाली प्रोसेस भी सॉल्व करनी पड़ती, और फिर हम निकालते क्या W नेट। तो क्या करते हैं हम सारे ऑल वर्क डन को ऐड कर देते हैं, क्लियर ना? बताएं, कोई डाउट यहां तक? ओके, अब हम अपने इस लॉजिक को यूज कर सकते हैं किसमें, ग्राफ कन्वर्जन में। देखें एक क्वेश्चन है, कई बार क्या हो सकता है हमें सॉल्विंग की हैबिट किससे है, पीवी कर्व इजी होता है, कोई दूसरा कर्व दे दिया तो सोचना थोड़ा टफ हो जाता है। तो आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, बिना कन्वर्ट किए भी सॉल्व कर सकते हैं, बट बेटर होता है कि अगर कन्वर्ट करके सिंपल फिगर बन जाता है पीवी ग्राफ का, तो बेटर होता है कन्वर्ट करना। तो अपन कन्वर्जन देख लेते हैं कि डिफरेंट ग्राफ्स में कन्वर्जन कैसे करते हैं। लेट्स से
मान लेते पीवी ग्राफ को कन्वर्ट करना हमें पीटी या फिर वीटी। तो देखें कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मान लेते हैं ये हमारा गिवन क्या है, पीवी ग्राफ है। देखिए हमें इसे कन्वर्ट करना है। ये जो ग्राफ प्रीवियस क्वेश्चन में था, कन्वर्ट द गिवन के जगह कर देते हैं अबव। कन्वर्ट द अबव पीवी ग्राफ इनटू पीटी एंड दिस। सो मान लेते ये वैल्यूज क्या है फिर, वी नॉट, पी नॉट, 2v नॉट, 2p नॉट। चले कन्वर्ट करते हैं। तो समझें कन्वर्जन में क्या चीजें ध्यान देनी होगी। पहले हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, पीटी में। तो यार आपको समझ के रखना पड़ेगा कि सारे पॉइंट के पहले क्या फाइंड करने पड़ेंगे, टेम्परेचर। सो टेम्परेचर ऑफ ऑल पॉइंट्स। तो अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा यार जल्दी से। पहले हम फाइंड कर लेते हैं टेम्परेचर ऑफ ए। तो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट वी नॉट अपॉन एन आर। इसे हमने क्या लिख दिया, टी नॉट। टी नॉट। तो बाकी का देखना, टेम्परेचर एट बी क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 टी नॉट। नॉट टेम्परेचर एट सी क्या हो जाएगा, 4 टी नॉट। अच्छा एक मिनट उल्टा हो गया, बी से नेम देने वाले थे, बी और ये डी। ठीक है, सो ये हो गया 2 टी नॉट। टी सी कितना हो गया 4 टी नॉट एंड टी डी कितना हो गया 2t 2 टी नॉट। 2 टी नॉट। तो जो भी एक्सेस हमें ड्राइव करनी है उसकी वैल्यूज तो हमें पहले ड्रॉ करनी पड़ेगी ना, बाद में हम सोचेंगे कि कर्व क्या यूज होगा। तो पहले कंफर्म हो गया कि ये हो गया क्या, टी नॉट, फिर 2 टी नॉट, फिर 3 टी नॉट, फिर 4 टी नॉट। चले अब फिगर देख लेते हैं। प्रेशर कहाँ तक है, हमें पता है प्रेशर पी नॉट है और 2 पी नॉट है। प्रेशर तो चेंज नहीं हो रहा। तो चले पॉइंट ए कहाँ पर लोकेट करेंगे, यहाँ पर हो गया पॉइंट ए। पॉइंट बी कहाँ पर होगा, 2 पी नॉट और टेम्परेचर 2 टी नॉट और प्रेशर 2p 2 पी 2 नॉट। पे मतलब नॉट। यहाँ पर हो गया पॉइंट बी। सी कहाँ पर होगा, 2 पी नॉट और 4 टी नॉट पे। नहीं नहीं 2 पी नॉट है ना सी, सो 2 पी नॉट एंड 4 टी नॉट। 4 टी नॉट। ये हो गया अपना सी। डी 2t not 2 टी नॉट और प्रेशर p not पी नॉट, मतलब यहाँ पर डी। पॉइंट समझ आया सबको। तो ये हुआ ए बी सी डी। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ। कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा या कर्व आएगा। डन। चले तो प्रोसेस ए टू बी की बात करें। ए टू बी में क्या हो रहा है, वी क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट है। ए टू बी में वी कांस्टेंट है। अगर वी कांस्टेंट है तो क्या होगा, पी प्रोपोर्शनल टू टी। कैसा कर्व आएगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। ये आएगा स्ट्रेट लाइन। उसके बाद बी टू सी देखें, प्रेशर कांस्टेंट। पी कांस्टेंट है। बी टू सी क्या है, पी कांस्टेंट है। पी कांस्टेंट है तो क्या लाइन आएगी, वी हॉरिजॉन्टल प्रोपोर्शनल स्ट्रेट टू लाइन। वी प्रोपोर्शनल टू टी। बट हमें वी का ड्रॉ ही नहीं करना है, पी क्या है, कांस्टेंट है। तो टी विद रिस्पेक्ट टू पी चेंज ही नहीं होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन है, कोई कर्व की जरूरत ही नहीं। फिर आप सी टू डी देखेंगे तो सेम चीज इस तरीके से जज कर सकते हैं। सो अभी लॉजिकली कोई भी कर्व यहाँ पर नहीं आ रहा है, ये ग्राफ होगा सर। समझ आया सबको, yes sir ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ कन्वर्जन हम ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट हमें किस में कन्वर्ट करना है, वी में। तो वी भी एकदम सिंपल ही है। टी तो हमने सारे फाइंड कर लिए हैं, तो वी भी तुरंत हो जाएगा। वी सेम चीज
टी नॉट, 2t नॉट, 3t नॉट, 4t नॉट। अब देखिए पहला ए पॉइंट कहां पर था, वी नॉट वॉल्यूम पे था, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा ये पॉइंट। बी पॉइंट कहां पर था, 2T वॉल्यूम में, बी वी नॉट पर ही था, बट टेम्परेचर कितना था, 2t नॉट। 2t नॉट, मतलब बी हो गया ये। तो सिर्फ क्या फर्क पड़ रहा है, लोकेशन बदल जा रही है। सी का टेम्परेचर क्या है और वॉल्यूम कितना है, 2t नॉट, तो सी हो गया यहाँ, और डी कितना है, 2t नॉट है, और वॉल्यूम उतना ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ प्रोसेस बदल गई, ग्राफ वही रहा, सिर्फ प्रोसेस क्या हो गई ये। यार क्लियर समझ आया, दोनों ग्राफ समझ में आया। यस सर। तो ग्राफ तो मतलब बहुत ही सिंपल है, ऐसे आप इटरेट करके समझ सकते हैं, ग्राफ में उतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आई गेस। ठीक है, चले, तो यार साइक्लिक प्रोसेस आई गेस आपको समझ में आ गया। हम क्या करते हैं, साइक्लिक प्रोसेस का थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यूज वाला देख लेते हैं। अभी हमने क्या दी है वैल्यूज, पी नॉट वी नॉट, इस टाइप की। एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें वैल्यूज अगर हम न्यूमेरिकल रखें तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक, चले स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं, एक एक करके मैं क्वेश्चन देता जाता हूं तो आप उसको टैकल करते जाएंगे। और चलो एग्जांपल नए उसमें लिख लेते हैं। ठीक है, सपोज ये प्रोसेस दी है, ये ग्राफ मान लेते हैं पीवी ग्राफ गिवन है, और लेट से यहाँ पर प्रोसेस है, मान लेते हैं ये पॉइंट है ए, ओके। सो ए टू बी डिफरेंट पाथ दिए हैं आपको। क्या ए टू बी साइक्लिक प्रोसेस है क्या, अभी नहीं। ए टू बी साइक्लिक है क्या, कुछ नहीं, डिपेंड करेगा जब वापस रिटर्न ए पर आएंगे तो अभी इसे साइक्लिक बोलेंगे। सो मान लेते हैं ये पाथ है क्या, ये पाथ है डी, तो ये एरो ऐसा है, बी पर गया, ये भी बी पर गया, और ये भी। क्या ये प्रोसेस साइक्लिक है क्या, नहीं। तो ये पॉइंट थोड़ा ध्यान दें कि प्रोसेस साइक्लिक नहीं है। अब सपोज हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दे देता है, सपोज फ्रॉम पाथ ए सी बी, ए सी बी से मान लेते हैं क्यू गिवन है आपको 70, एंड मान लेते हैं डब्ल्यू गिवन है आपको कितना, लेट से, अच्छा यूनिट भी ध्यान देते जाना है, मान लेते हैं अभी आपको जूल में दिया है चीजें, डब्ल्यू दिया है 40 जूल। ठीक है, ए सी बी, मान लेते हैं दूसरा वाला पाथ फ्रॉम पाथ ए डी बी, फ्रॉम पाथ ए डी बी सपोज आपको गिवन है कि Q इज 40 जूल। ठीक है, तो ये दो डिस्क्रीट डेटा आपको दे दिया हुआ है, अब आपको चीजें फाइंड करनी है। चले, तो पॉइंट वाइज देख लेते हैं क्या क्या फाइंड करना है। लेट से पहले देख लेते हैं, फाइंड W ऑफ पाथ, ये वाला ए डी बी। एडीबी का W हमें नहीं दिया है, एडीबी का W पूछा है, तो बताएं कैसे कंपेयर करेंगे। क्या यहाँ पर कोई साइक्लिक प्रोसेस है क्या, नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्टार्ट पॉइंट क्या है ए, और एंड पॉइंट क्या है B बी, डिफरेंट पाथ के थ्रू जा रहे हैं, तब बताएं क्या चीज सेम रहेगी। यू दोनों का सेम है, हाँ, यस, डेल्टा यू। डेल्टा यू सेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एकदम स्टार मार्क वाली बात क्या होगी, स्टार्ट एंड एंड is same for all three path
तो इसका मतलब क्या चीज सेम रहेगा इनका, डेल्टा यू. सो डेल्टा यू फॉर पाथ ए सी बी will be same as delta u for path a d b and path a b directly. क्लियर? तो देखो किस क्वेश्चन से हम डेल्टा यू फाइंड कर सकते हैं, ए सी बी से. ओके, सो हम फाइंड करते हैं फ्रॉम ए सी बी. क्या आ जाएगा, q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. क्यू कितना है 70, डेल्टा यू फाइंड करना है और डब्ल्यू कितना है 40. तो डेल्टा यू कितना आ जाएगा 30. क्लियर? और अब हमें सॉल्व कौन सा करना है, ए डी बी. सो फ्रॉम ए डी बी क्या हो जाएगा, सेम चीज, क्यू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. ओके, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्यू गिवन है कितना 40, डेल्टा यू कितना है 30 प्लस डब्ल्यू. तो डब्ल्यू कितना आ गया 10 जूल. 10 जूल. सो आई गेस ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं. Yes, sir. ओके, तो मान लेते हैं एक और क्वेश्चन आगे ऐड कर देते हैं इसमें. इफ W is -15 joule for path AB, then find its heat. तो अगर AB पाथ के लिए क्या दे दिया आपको 15 जूल दे दिया वर्क डन, तो अभी भी क्या यूज करेंगे, Q equal Delta to U. plus W. यस. सो फ्रॉम पाथ AB अभी भी ये रहेगा Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. सिर्फ हमें ये ध्यान देने पड़ेगी कि इन सब की जो डेल्टा यू है वो सेम रहेगा. सो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे कि डेल्टा यू क्या आ गया था 30, तो ये 30 एकदम मेन है, ये 30 हर जगह पर यूज होगा. तो यहाँ पर मैं अंडरलाइन करता हूँ कि ये 30 यहाँ पर यूज हुआ और इस बार यही 30 यहाँ पर यूज होगा. Q इज इक्वल टू क्या आ गया 30 प्लस और वर्क डन कितना है -15. तो हीट कितनी यूज हुई 15 जूल. ये हीट गिवन टू द सिस्टम है, ये वही 30 हमने यूज किया हुआ है. तो बताएं डिस्क्रीट क्वेश्चन में ऐसे कि कुछ प्रॉब्लम क्या है. अच्छा, अभी क्या है, सपोज ये हमने जो निकाला ये क्या है एग्जैक्टली डेल्टा यू है, ये एग्जैक्ट यू नहीं है, तो हमसे एग्जैक्ट यू भी पूछ सकते हैं. कैसे, मान लेते हैं इफ UA is 40 then find UB. बताए, तो अब क्या करना चाहिए, Delta U is equal to UB minus. ओके. सो इसका मतलब ये होगा कि हमें यहाँ पर देखना रहेगा कि डेल्टा यू बात कर सकते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा UB माइनस UA. ठीक. अच्छा, डेल्टा यू पॉजिटिव था या नेगेटिव, पॉजिटिव 30 था. ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि इसका मतलब डेल्टा यू बढ़ गया था UA to B प्रोसेस में. तो UA to B का मतलब ये ध्यान दें कि A माइनस बी मत कर देना, फाइनल माइनस इनिशियल देखते हैं. तो ये कितना गिवन था 40, इसे चेंज कर देते हैं नहीं तो कंफ्यूजन होगी. मान लेते हैं 30 या मान लेते हैं 20. तो UA कितना है 20, UAB कितना था प्लस, अच्छा 30 था, UB हमें फाइंड करना है और ये हो गया -20. सो UB कितना आ गया 50. तो हम किसी पॉइंट की स्पेसिफिक पॉइंट की भी हीट लिख सकते हैं वहां पर. ठीक है, Yes, sir.
ओके अभी बीच में भी रैंडम लोकेशन पे चीजें पूछी जा सकती हैं, मतलब सपोज क्या करे, डी पॉइंट की कोई वैल्यूज दे दे, डी पॉइंट की, तो फिर यहाँ पर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। सपोज हमें पता चला ए पॉइंट की कितनी है U20, बी पॉइंट की कितनी है 50, सपोज डी पॉइंट की दे दी, डी पॉइंट की है क्या 30, तो फिर क्या कर सकते हैं, तो वर्क डन के थ्रू चीजें सॉल्व कर सकते हैं। अब ये बताओ वर्क डन कितना है, अगर हमें चाहिए कि ए टू डी तक हीट कितनी यूज हुई, तो ए टू डी तक हमें यू तो पता चल गया, डेल्टा यू कितना हुआ 10, हीट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब बताओ ए टू डी प्रोसेस का डब्ल्यू कैसे निकालेंगे, हमें तो ए डी बी का डब्ल्यू पता है, ए डी बी का डब्ल्यू कितना आया था, देखें ए डी बी डब्ल्यू आया था 10, तो बताएं एडी का डब्ल्यू कैसे डिफाइन करेंगे, 10 ही आएगा। प्रेशर जीरो कांस्टेंट, होगा ना। वो हाँ, बीडी में बीडी हाँ। में वर्क डन 0 होगा। यस यस 10 ही आएगा क्योंकि बीडी में वर्क डन 0 होगा। तो यहाँ से थोड़ी सी हम इस तरीके से चीजों को समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन काफी सारे बन सकते हैं, जब आप शीट सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फ्रेम किए हुए हैं। सो आप उसको एक बार अटेम्प्ट करेंगे, ट्राई करेंगे तो बेटर रहेगा। सो साइक्लिक प्रोसेस के बाद आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं सॉल्व करना इस पे, ठीक है। तो आइए साइक्लिक प्रोसेस यहाँ पर सबको क्लियर है। रैंडम प्रोसेस का भी मैंने एक एग्जांपल दे दिया। फिर साइक्लिक प्रोसेस में मैं बता रहा हूँ आगे बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे रहते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस करेंगे। सपोज एग्जांपल ऐसा है, तो ये याद रखना है कि अब इसमें तीनों सॉल्व करनी पड़ेंगी। रीजन क्यों, क्योंकि वर्क डन कहाँ से हम सॉल्व नहीं कर सकते, अब एरिया अंडर कर्व से। एरिया अंडर द कर्व हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कौन सा कर्व है, तो इसका एरिया नहीं निकाल सकते। तो वर्क डन आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्रोसेस और देखेंगे कि ये कौन सी है, एडियाबैटिक है, आइसोथर्मल है या फिर पॉलीट्रॉपिक है, उनसे निकालेंगे। ओके ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का डिस्कशन इसमें से करेंगे। बट आप लोग प्रैक्टिस कर लो यार, प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर लो। केटीजी की शीट काफी सारे लोगों ने सॉल्व नहीं की है, तो केटीजी की शीट कंप्लीट कर लें, और जिन लोगों ने सॉल्व कर ली है वो थर्मो स्टार्ट कर सकते हैं। ओके ठीक है, ओके देन, बाय बाय एवरीवन, ऐसा बाय बाय।